दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया से ओरिजिनेट होने वाले लगभग 25% कंटेनर्स फॉरेन पोर्ट्स के जरिए ट्रांसशिप्ड होते हैं और इसमें से अराउंड 80% कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग जैसे पोर्ट्स द्वारा हैंडल किए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वजह से इंडियन पोर्ट्स हर साल 15,000 करोड़ का पोटेंशियल रेवेन्यू लूज कर देते हैं, जो उन्हें इंडिया आने या यहां से जाने वाले कार्गो की ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग से मिल सकता था। अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो ये लॉसेस मल्टीप्लाई होकर लगभग 3,000 से 4,500 करोड़ के बन जाते हैं। और अगर हम इसमें रीजन के बाकी कंट्रीज से आने वाले कार्गो हैंडलिंग को हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी को कंसीडर करें तो ये लॉस और भी ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, ये सारा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के सागरमाला पोर्टल पर मौजूद एक रिपोर्ट में मेंशन है और इन स्टैट्स को देखकर सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया इन लॉसेस के लिए कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बस इसके लिए देश में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप करना होगा और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडियन गवर्नमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच के तहत एक द्वीप यानी कि आइलैंड पर 72,000 करोड़ खर्च करने जा रही है। हम जिस आइलैंड की बात कर रहे हैं वो है बे ऑफ बंगाल में मौजूद इंडियन यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड के सदर्न टिप पर एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसमें मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और अन्य प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। और आज 72,000 करोड़ की लागत से डिजाइन किया गया नीति आयोग का यह मास्टर प्लान अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज की इस वीडियो में इस मास्टर प्लान से जुड़े सभी बिंदुओं को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की जियोग्राफी को भी जानेंगे कि कैसे ये रिमोट आइलैंड इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग नीति आयोग के इस मास्टर प्लान का विरोध कर रहे हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन को। जियोग्राफी ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में स्थित अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कई द्वीपों के समूह से बने हैं। ये दोनों आइलैंड्स एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये आइलैंड ईस्ट कोस्ट पर रंगनाथा बे से साउथ की ओर गैलियाथा बे तक फैला हुआ है। इसके साथ ही इंदिरा पॉइंट के आसपास पेमैया बे को भी कवर करता है। इंदिरा पॉइंट को अंडमान और निकोबार आइलैंड के साथ साथ भारत का भी सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। साल 1985 में लेट इंदिरा गांधी की स्मृति में इस पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया था। और आपको यहां हमें कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि इससे पहले इंदिरा पॉइंट को किन नामों से जाना जाता था। ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है और मलक्का स्ट्रेट के वेस्टर्न साइड पर यह आइलैंड पाया जाता है। मलक्का स्ट्रेट विश्व का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट है और इसीलिए इन आइलैंड्स का स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। ग्रेट निकोबार आइलैंड सदर्न मोस्ट होने के साथ साथ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का सबसे बड़ा द्वीप भी है। अगर हम एरिया की बात करें तो ये लगभग 1044 स्क्वायर किलोमीटर्स के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और सिंगापुर से बड़ा और हांगकांग से थोड़ा छोटा है। इसके साथ ही ये द्वीप यहां की मूल जनजाति शोम्पेन और निकोबारीज का घर भी है। 2011 के सेंसस के अनुसार यहां की पॉपुलेशन लगभग 8,069 है। यहां के लगभग 2/3 एरिया में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है जिसमें कैम्बल बे और गैलाथिया नेशनल पार्क शामिल है। इस आइलैंड को 2013 में यूनेस्को में एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। इसके साथ ही ग्रेट निकोबार आइलैंड नेचुरल रिसोर्सेज से भी भरपूर है। आइलैंड का पूरा क्षेत्र माउंटेनस टेरेन के लिए फेमस है और माउंट थूलिये को इस द्वीप के हाईएस्ट माउंटेन रेंज के रूप में जाना जाता है। अगर हम यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो इनमें अलेक्जेंड्रा, डोगमा, अमृत कौर और गैलाथिया जैसी नदियां शामिल हैं। जहां एक तरफ ग्रेट निकोबार आइलैंड पर कई प्राकृतिक विशेषताएं हैं, वहीं दूसरी ओर इस आइलैंड को एक और महत्वपूर्ण विशेषता के तर्ज पर विकसित किया जा सकता है और वो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसका विकास। इसी डेवलपमेंट को नजर में रखते हुए आइए देखते हैं क्या है सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और कैसे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम भारत में सिंगापुर, हांगकांग और दुबई जैसे शहरों के होने की कल्पना कर सकते हैं। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विजन।
दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार भारत का एक अनमोल द्वीप है जिसके विकास से समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्थानीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता से जुड़े कई गंभीर चिंताओं का समाधान हो सकता है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 10 अगस्त 2020 में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्लू इकोनॉमी पोर्ट, मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह घोषणा दरअसल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और चेन्नई के बीच लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिक फाइबर बेस्ड टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के उद्घाटन के मौके पर की गई थी। इस टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के जरिए द्वीप को भारत के मेनलैंड से जोड़ने का प्लान था। इसके साथ ही यहां फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी देने, लोकल पॉपुलेशन के लाइफ को आसान बनाने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था, और जिसके बाद नतीजतन यहां की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी अब 2G से 4G हो चुकी है। दोस्तों, इस पहल के इनॉग्रेशन के दौरान ही प्रधानमंत्री ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की चर्चा की और आगे की योजनाबद्ध विकास की एक सीरीज को इंडिकेट किया था। इस सीरीज को होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत गुरुग्राम स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म एकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारत के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा नियुक्त किया गया, जिसने मार्च 2021 में इस प्रोजेक्ट की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की। 125 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया कि परियोजना का लक्ष्य बड़े पैमाने पर एक लेस इनहैबिटेड और रिमोट आइलैंड को मैरीटाइम और टूरिस्ट हब में बदलना है। इन्हीं कारकों की तर्ज पर इस रिपोर्ट ने एक ग्रीनफील्ड सिटी के साथ एक डाइवर्स और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के विकास की एक रूपरेखा प्रदान की। इस परियोजना के कुल 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है गैलेथिया बे पर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ITP। दूसरा है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा है पावर प्लांट और चौथा और अंतिम है एक नया टाउनशिप एरिया। ये 4 कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और निकोबार प्रोजेक्ट के कोर अथवा बुनियादी मूल्य के रूप में देखे जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की ओर से कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इस परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ ही अगले 30 वर्षों में कुल 3 फेजेस में इस प्रोजेक्ट को लागू किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें ग्लोबल शिपिंग ट्रेड में भारत की बढ़ती हुई भागीदारी, नागरिकों के लिए रोजगार के असंख्य अवसरों का निर्माण और इस द्वीप के वर्तमान और भविष्य के निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार जैसे कार्य शामिल हैं। इन कंपोनेंट्स में 2 शब्दों पर आपकी खास नजर गई होगी, एक ट्रांसशिपमेंट और दूसरा ग्रीनफील्ड। दोस्तों, एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को कहते हैं जिसे बिल्कुल शुरू से विकसित किया जाए, यानी ऐसी योजना जिसमें पहले से कोई निर्माण नहीं हुआ हो। वहीं ट्रांसशिपमेंट तब होता है जब गुड्स को अपने डेस्टिनेशन तक भेजे जाने से पहले एक जहाज से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या आवश्यकता है ऐसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की? क्यों हम इस प्रोजेक्ट की तुलना सिंगापुर पोर्ट से कर रहे हैं? और क्यों ग्रेट निकोबार आइलैंड की लोकेशन इस योजना के लिए एक अहम बिंदु है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ प्रोजेक्ट के उन 4 कंपोनेंट्स को हम आगे की चर्चा में देखने वाले हैं। Economic and strategic importance of Great Nicobar Island and need of international container transshipment port। दोस्तों, दुनिया का मेन ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट जो ईस्ट एशियन एक्सपोर्ट्स को इंडियन ओशन, सुएज कनाल और यूरोप से जोड़ता है, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड के जस्ट साउथ से होकर गुजरता है। इस लोकेशन पर एक कंटेनर पोर्ट का निर्माण करके भारत ग्लोबल शिपिंग ट्रेड में पूरी तरह से भाग ले सकता है। वर्तमान में शंघाई के बाद सिंगापुर पोर्ट वर्ल्ड का 2nd बिजिएस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। सिंगापुर पोर्ट के इस डेवलपमेंट का कारण उसका लोकेशनल एडवांटेज के साथ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को माना जाता है। लगभग 1/3 शिपिंग कंटेनर्स और हाफ क्रूड ऑयल सप्लाई इसी पोर्ट से किए जाते हैं। कंटेनर शिप्स मिडल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन से होते हुए इंडियन ओशन में एंटर करती हैं और यहां से शिप्स 2 अलग अलग रूट में डिवाइड होते हैं। पहला स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया की ओर बढ़ता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल से होते हुए चिटागोंग पोर्ट की ओर। इन दोनों रूट्स पर हैम्बनटोटा पोर्ट और सिंगापुर पोर्ट मौजूद हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड रणनीतिक रूप से कोलंबो और सिंगापुर से समान दूरी पर स्थित है और ईस्ट वेस्ट शिपिंग कॉरिडोर के बहुत करीब है। अगर भारत ग्रेट निकोबार पोर्ट को डेवलप करने में कामयाब रहा तो ये इस मेन ट्रेड रूट के इंटरसेक्शन के रूप में अपनी प्रेजेंस को स्थापित कर सकेगा।
ट्रांसशिपमेंट के साथ साथ इसे स्टोरेज, रीप्रोसेसिंग जोन और शिप बिल्डिंग फैसिलिटी की नजर से भी विकसित किया जा सकता है। प्रस्तावित पोर्ट में हर साल 16 मिलियन कंटेनर्स को संभालने की क्षमता होगी। इसके अलावा वर्तमान में भारत का लगभग 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो भारत के बाहर के पोर्ट्स पर संभाला जाता है। इस प्रोजेक्ट के बाद इंडियन पोर्ट्स हर साल 200 से 220 मिलियन डॉलर्स बचा सकते हैं। इसके साथ ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को दिल्लीज बुलवर्क के नाम से भी जाना जाता है। बुलवर्क को वॉल या बैरिकेड के रूप में समझा जा सकता है। यह आइलैंड पर देश का एकमात्र इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड है जो इंडियन ओशन रीजन में चाइना के बढ़ते कदमों का मुकाबला करने के लिए फ्रंटलाइन डिफेंस के रूप में कार्य कर सकता है। हाल के वर्षों में इंडियन ओशन रीजन जिस तरह एक स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट बन चुका है, भारत के रीजनल प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए इस पूरे आइलैंड पर महत्वपूर्ण विकास आवश्यक हो गया है। हालांकि यहां बीते वर्षों में डिफेंस के नजरिए से कुछ डेवलपमेंट्स जरूर हुए हैं, जिनमें 2012 में कमीशन्ड इंडिया का सदर्न मोस्ट नेवल एयर स्टेशन INS बाज के साथ अन्य सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स भी शामिल हैं। भविष्य में ये प्रोजेक्ट सिंगापुर पोर्ट की जगह ले पाएगा या नहीं, ये तो समय के साथ होने वाले डेवलपमेंट से पता चलेगा। लेकिन इस द्वीप को पूर्ण रूप से उपयोग में लाना है तो यहां इंडस्ट्रीज और पॉपुलेशन एनहांसमेंट जैसे फैक्टर्स पर ग्रासरूट लेवल पर काम करना जरूरी है। दोस्तों, इन्हीं बुनियादी ढांचे के विकास के सही स्तर के साथ ये आइलैंड इंडियन और इंटरनेशनल टूरिस्ट को आकर्षित कर सकता है। इस दृष्टि से ग्रेट निकोबार से कनेक्टिविटी में सुधार करने और आइलैंड को टूरिज्म फ्रेंडली बनाने के लिए यहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होना आवश्यक हो जाता है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट प्रतिदिन लगभग 2000 से 2500 पैसेंजर्स से लेकर एक वर्ष में लगभग 1.8 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करता है। बढ़ते विकास के साथ नया एयरपोर्ट बढ़ती संख्या में यात्रियों को हैंडल करने में सक्षम साबित होगा। आइलैंड के जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए नया एयरपोर्ट न केवल ग्रेट निकोबार आइलैंड बल्कि आसपास के क्षेत्र जैसे थाईलैंड के फुकेट आइलैंड और मलेशिया के लंकावी आइलैंड्स को भी सेवा प्रदान कर सकता है। और इस प्रकार टूरिज्म ओरिएंटेड आइलैंड डेवलपमेंट्स के माध्यम से इस पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मैप पर मार्क किया जा सकता है। ये एयरपोर्ट सिविलियन और मिलिट्री दोनों के उपयोग के लिए ड्यूअल फंक्शन के रूप में कार्य करेगा, जिससे इस क्षेत्र में टूरिज्म को बूस्ट मिलने के साथ साथ यहां वॉर टाइम सिचुएशन में सिक्योरिटी भी मिलेगी। जहां वर्तमान में इस द्वीप की आबादी लगभग 8000 है, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद यहां की कुल आबादी में तकरीबन 6,50,000 तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन के लिए एक प्लान्ड टाउनशिप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट एंड पावर प्लांट। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और टूरिज्म डेवलपमेंट का संचालन करने वाले लोगों को रहने के लिए जगह, कमर्शियल लैंड्स, होटल्स इत्यादि की आवश्यकता होगी। ये प्रोजेक्ट 4200 से अधिक लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकता है। इस आइलैंड पर लोकल पॉपुलेशन के बीच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो बढ़ेगी ही, उसके साथ ही बाहर से भी लोग द्वीप पर लाए जाएंगे और इसी कारण इस आइलैंड को कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना उतना ही जरूरी है। इन आर्थिक पहलुओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए जहां एक तरफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को पर्याप्त रूप से विकसित करना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर इस डिजिटल एरा में बिजनेस और इकोनॉमी एक गुणवत्तापूर्ण पावर सप्लाई पर निर्भर करता है। पावर के बिना ग्रीनफील्ड सिटी की कल्पना की ही नहीं जा सकती और इसी कारण ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के सही संचालन और सफलता के लिए एडिशनल पावर जेनरेशन को प्लान करना भी अनिवार्य बिंदु है। इसके तहत यहां 16,610 हेक्टेयर्स में लगभग 450 MVA की सिटी वाइड डिमांड को पूरा करने के लिए सोलर और गैस बेस्ड पावर प्लांट्स के साथ कुछ डीजल जेनरेटिंग स्टेशंस स्थापित किए जाएंगे। ये पावर प्लांट इस प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी कंपोनेंट है, जिसमें शुरुआती चरणों में 15% मांग डीजल जेनसेट्स के जरिए पूरी की जाएंगी और करीब 10% मांग सोलर पैनल के जरिए पूरी करने की योजना है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे भारत इस परियोजना के तहत एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सिटी और स्ट्रांग इकोनॉमी बनने का इरादा रखता है। वहीं दूसरी ओर इसे विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने 2020 में इस योजना की झलक दे दी थी, वहीं 2023 में जाकर काम में थोड़ी तेजी आई है। आखिर क्यों हुआ इस विकास से जुड़े योजनाओं का विरोध? आइए समझते हैं विस्तार से। कंसर्न्स रिलेटेड टू द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। दोस्तों, जब भी शहरों की डेवलपमेंट की बात आती है
तो एक वाद विवाद भरा मुद्दा जरूर सामने आता है, और वो है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, यानी कि विकास बनाम पर्यावरण। ये परियोजना लगभग 114 स्क्वायर किलोमीटर का ट्राइबल रिजर्व फॉरेस्ट लैंड का उपयोग करने का इरादा रखती है, जहां शोम्पेन और निकोबारीज ट्राइबल्स रहते हैं। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट का नॉर्दर्न एंड बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण और लगभग 10,000 पेड़ों की कटाई के नकारात्मक असर वहां मौजूद लोगों के साथ नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, समुद्री कोरल रीफ्स और दूसरे मरीन एनिमल्स पर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही यहां मौजूद नेचुरल और वाटर रिसोर्सेज पर भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूटिलाइजेशन और कंटेमिनेशन का खतरा संभव है। प्रोजेक्ट के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना है, जो गैलाथिया बे में स्थित होगा। इस बे पर एंडेंजर्ड जायंट लेदरबैक टर्टल्स अपना घोंसला बनाते हैं, और इस डेवलपमेंट से उन्हें नुकसान पहुंचने की संभावना काफी ज्यादा है। इसके अलावा आइलैंड के टेक्टोनिक वॉलेटिलिटी, अर्थक्वेक और सुनामी जैसे डिजास्टर से संवेदनशील होना इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, और इन्हीं कारणों से एनवायरमेंटलिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। इन सभी मुद्दों पर ईएसी यानी एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज, फॉरेस्ट कवर और लोकल ट्राइबल्स की सेफ्टी और प्राइवेट स्पेस को नजर में रखते हुए इन सभी मुद्दों पर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के साथ गाइडलाइंस भी जारी किए गए। 2 सालों से इन्हीं मुद्दों पर विश्लेषण करने के बाद 2022 में ग्रेट निकोबार के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कैम्बेल बे में एक मैंडेटरी पब्लिक हियरिंग आयोजित की गई और अंतिम असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई। और आखिरकार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलने के साथ द्वीप पर विकास परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी मिल गई। जनवरी 2023 में पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण को विकसित करने के लिए इंटरेस्टेड पार्टी से ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है, और जुलाई तक सरकार को लगभग 10 ईओआईज प्राप्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि ईओआई कोई अनौपचारिक टेंडर नहीं है। इसका उपयोग ओरिजिनल टेंडर के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल कैपेसिटी, एक्सपीरियंस और ग्रोथ से संबंधित शर्तों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ईओआई सबमिट करने वाले उल्लेखनीय नामों में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रेल विकास निगम लिमिटेड और कंटेनर कॉरपोरेशन शामिल हैं। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर डच ड्रेजिंग मेजर रॉयल बॉस्कैलिस वेस्टमिंस्टर ने बिडिंग प्रोसेस में शामिल होने का इरादा व्यक्त किया है। कंक्लूजन दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि इसके कंप्लीट होने पर न सिर्फ इस आइलैंड का डेवलपमेंट होगा, बल्कि भारत सिंगापुर जैसी कंट्री को टक्कर देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। यहां डेवलप होने वाले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से न सिर्फ इंडिया अपने कार्गो की ट्रांसशिपमेंट नीड्स को फुलफिल कर पाएगा, बल्कि पूरे रीजन के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करने में सफल रहेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर